में, इसलिए इसको पल्मोनरी वेंटिलेशन के नाम से जानते हैं। तो मेरे ख्याल से 2 वर्ड आपके क्लियर हो गए होंगे। एयर एक्सचेंज ऑफ एयर जो होता है आपका, तो वेंटिलेशन कहलाता है। अच्छा, मॉर्निंग में जिक्र करें रेस्पिरेटरी का। अच्छा, सबको बोल भी दिया। ओके, सर ने आपकी सुन भी ली, तो कितनी सुंदर सर आपकी। एक काम करो, सारी सिस्टम भी सबको बोल दो, है कि नहीं? सब मैं ही पढ़ा देता हूँ, कैसा रहेगा? खैर, तो रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है यहाँ पे? गैस का एक्सचेंज करना। आप जो O2 एंड CO2 का एक्सचेंज करते हैं लंग्स, ये काम क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन कहलाता है। लेकिन आप जानते हैं कि बाहर से ब्रीथ जो है एयर के फॉर्म में इन होती है, फिर आउट होती है, ये आपका वेंटिलेशन कहलाता है। इसीलिए एक वर्ड यूज होता है, पल्मोनरी वेंटिलेशन। पल्मोनरी वेंटिलेशन। पल्मोनरी वेंटिलेशन का मतलब क्या है? कि यहाँ पे आपका एयर का एक्सचेंज हो रहा है, और एयर के साथ में कौन है? गैस है। गैस का क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है। किसके बीच में? बिटवीन इन्वायरमेंट एंड लंग्स। तो आप जानते हैं कि लंग्स और ब्लड के बीच में जो एक्सचेंज होता है, इस प्रकार को अपन क्या कहते हैं? ठीक है, इस प्रकार के एक्सचेंज को क्या कहते हैं? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है ना? जब लंग्स और ब्लड के बीच में जो एक्सचेंज होता है, उसमें ओनली गैस एक्सचेंज होती है, एयर एक्सचेंज नहीं होती। इसीलिए वो आपका क्या कहलाता है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहलाता है। ठीक वैसे ही यहाँ पे एयर एक्सचेंज होता है एनवायरमेंट और लंग्स के बीच में, इसलिए इसको पल्मोनरी वेंटिलेशन के नाम से जानते हैं। तो मेरे ख्याल से 2 वर्ड आपके क्लियर हो गए होंगे, एयर एक्सचेंज एंड गैस एक्सचेंज। गैस एक्सचेंज क्या होता है? अच्छा, चलिए पूरा हो गया। चलो जी, बढ़िया बात है ना। स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। इसमें जो एनाटॉमी है बहुत शॉर्ट में है, पर जितना है अपन उसी को कंटिन्यू करेंगे। उसके साथ साथ जो पॉइंट अपन एक साथ जिक्र कर सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करें प्राइमरी फंक्शन क्या होता है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो प्राइमरी फंक्शन है आपका, ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है मेटाबॉलिज्म के लिए कहां पे? टिश्यू। दूसरे वर्ड में इस लाइन को कहूं तो क्या कर रहा है? एक्सचेंज कर रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसको अपन क्या कहते हैं? प्राइमरी फंक्शन है किसका? रेस्पिरेटरी सिस्टम का। अच्छा, अगर बात करें कि ऑक्सीजन किसको प्रोवाइड कर रहा है? टिश्यू को। टिश्यू की बात करें या सेल की बात करें, यहाँ पे मेटाबॉलिज्म होता है, और मेटाबॉलिज्म के अंदर क्या होता है? जो न्यूट्रिएंट है उनको ब्रेक किया जाता है, और उनको तोड़ के एटीपी बनाई जाती है, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ठीक है, अब यहाँ पे अगर एटीपी की बात करें, एटीपी को अपन बॉडी की करेंसी के नाम से जानते हैं, है ना? आपको कुछ भी खरीदना है तो खर्च करना पड़ता है पैसा, वैसे बॉडी को कुछ भी करवाना है तो खर्च क्या खर्च करना पड़ेगा? एटीपी खर्च करना पड़ेगा। एटीपी खर्च करने से पहले एटीपी बनाना पड़ता है। एटीपी बनाने का काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया। कौन करता है? सेल के अंदर का कौन सा ऑर्गेनल करता है? माइटोकॉन्ड्रिया जो है आपकी एटीपी बनाने का काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया को एटीपी बनाने के लिए न्यूट्रिएंट को ब्रेक करना पड़ेगा, साथ में हेल्प चाहिए होती है किसकी? ऑक्सीजन की। क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर ये मेटाबॉलिज्म होता है तो एटीपी अच्छी बनती है। एटीपी के मॉलिक्यूल्स आइडियली 36 है, 38 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो यहाँ पे मेटाबॉलिज्म के लिए ऑक्सीजन जरूरत है, और ऑक्सीजन को प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? आपका लंग्स कर रहा है, क्योंकि वो एक्सचेंज कर रहा है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन हुआ। और जब मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है तो वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में क्या होता है? बाहर निकलता है। वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलता है CO2। और ये CO2 वेस्ट प्रोडक्ट है, इसलिए ये लंग्स के द्वारा क्या कर रहा है? इसको बाहर निकाला, तो ऑक्सीजन को अंदर लेके आ रहा है, CO2 को बाहर लेके जा रहा है, इसलिए एक्सचेंज ऑफ गैस का काम करता है। ये प्राइमरी फंक्शन होता है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ठीक है, इस माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जानते हैं। दूसरा अपन बात करें, क्या करता है? ये रिमूव करता है कार्बन डाइऑक्साइड को। वेस्ट प्रोडक्ट है आपकी मेटाबॉलिज्म का। हमने कहा था जब आपका एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए कौन जिम्मेदार? आपका माइटोकॉन्ड्रिया। और यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो इलेक्ट्रॉन चेन ट्रांसपोर्ट रहता है, जो सबसे ज्यादा एटीपी बनाने का काम करता है, वो मैकेनिज्म माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है, स्लो बोलो, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पावर हाउस है। एटीपी यहीं बनती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बनती है, इसको अपन एरोबिक रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है? तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हिच ऑर्गन आर रिस्पांसिबल फॉर इंट्रासेलुलर रेस्पिरेशन? नाम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे क्या बनी? जब मेटाबॉलिज्म हुआ तो उसमें वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। उसको बाहर निकालने का काम किसने किया? लंग्स ने। और इन्वायरमेंट जो ऑक्सीजन थी उसको अंदर लेने का काम किसने किया? लंग्स ने। ठीक है, एक्सचेंज करने का काम करता है। तो दो हो गया आपकी प्राइमरी फंक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंडरी फंक्शन की। सेकेंडरी फंक्शन की बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम का, और क्या क्या काम करता है? तो सोचिए कि रेस्पिरेटरी सिस्टम कितना समझदार है, कितना अच्छा इंसान है। ऐसा सोचिए, इंसान क्या एक तरीका, पर इंसान के अंदर कई पार्ट है। एक हमें है, हमारी जिंदगी में कुछ प्राइमरी मोटो रहते हैं, अपन वो प्राइमरी ही पूरे नहीं कर पाते। मम्मी साइड में बोलती थी सेकेंडरी बेटा चाय बना दे, नहीं मम्मा पढ़ रही हूँ, लिख नहीं रहा है क्या? मौत आती है अपने को, है कि नहीं? खैर, तो लेकिन ये है सेकेंडरी सिस्टम भी है, और भी काम करते हैं। और कामों में क्या है कि ये फैसिलिटेट करता है सेंस ऑफ स्मेल का। आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का एक ऑर्गन होता है जिसका नाम है नोज, और नोज के पास में आपके सेंसरी रिसेप्टर होते हैं। सेंसरी रिसेप्टर होते हैं किसके? स्मेल के, ऑल फैक्शन के, या मैं कह सकता हूं कि ऑल फैक्टरी रिसेप्टर होते हैं। ऑल फैक्टरी रिसेप्टर होते हैं। और हाँ, मौत आती है, मौत। फ्लू मुझे फोन का, फिर भी वॉइस कम आ रही है। मैं थोड़ा, आप मानो मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, में किसी भी प्रकार की कोई भी स्मेल होती है, वो एयर के साथ में जब आपकी एयर अंदर जा रही है, उस दौरान इस इनके जो वेन्यूज रहते हैं आपके पर्टिकुलर किसी भी फ्रेगमेंट के, वो भी एयर के साथ में जाते हैं, और वो आपके ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर से अटैच होते हैं। रिसेप्टर से अटैच होने के बाद उसको नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट किया जाता है। वहां से फिर आपका ऑल्फैक्टरी नर्व जो नंबर 3 नंबर फर्स्ट जो होता है, वो वहां से इन्फॉर्मेशन को लेकर जाता है आपके ब्रेन के पास में, वहां पे डिटेक्ट किया जाता है कि पता चलता अच्छा हो आज तो पड़ोस में जलेबी बंदी है। तो ऐसा क्या बहाना मारा जाए, ऐसा कौन सी चीज याद की जाए जिससे हम पड़ोसी के घर पे पहुंच सके, और घर पे पहुंचेंगे तो इतना हमें पड़ोसी पे यकीन है कि पक्का वो हमें, अगर कुछ बन रहा हो, कुछ स्पेशल डिश बन रही हो, वो हमें क्या मनवार ना करे, हमें ऐसा ना बोले थोड़ी टेस्ट करके तो जाओ। आप मन में बोले अलग बात, सोचो कि टेस्ट क्या थोड़ी एक्स्ट्रा ले आओ, टेस्ट की बात नहीं है, ठीक है। खैर, ऐसा बचपन में होता होगा, आजकल तो मेरे को नहीं लगता ऐसी चीजें, पर हाँ, थोड़ा थोड़ा पीछे की तरफ जाए, आज से 8-10 साल पीछे की तरफ जाए, तो गांव में ऐसा होता था कि कौन मार्केट जाएगा चीनी लेने के लिए, चाय पत्ती लेने के लिए। तो फिर ऐसा होता था कि जा बेटा जा, और अपनी ताई जी से एक कटोरी चीनी लेके आ जा, एक कटोरी चाय पत्ती लेके आ जा, ठीक है। और इसलिए तब वो जब कटोरी लेके आते थे ना, तो कटोरी में वो इस तरीके से देते थे आपकी, है ना, एक कटोरी इस तरीके से, एक कटोरी भर दी पूरी, और फिर आपको पॉलिथीन में डाल के, और फिर आपको भेज दिया, ठीक है। जब आपको वापस देना था तो उस कटोरी को भर के दे दो। वहीं से एक डायलॉग जनरेट हुआ था
कि जब भी आपको कोई सामान लाने को बोला जाए, अगर आप उस कटोरी को पूरा भर के लेके आके मम्मी को दे रहे हैं जिसमें गिरती-गिरती हो रही है, तो ये डायलॉग पड़ता है कि किसी को उधार देने की क्या, थोड़ी कम ले आता, तेरे को किसने मना किया है कि नहीं? वैसा करते हैं। तो उस दौरान मैं ऐसा ठीक था कि हाँ, बगल में कहीं स्मेल आ रही है तो आप मम्मी को पूछते, "मम्मी, ताई जी के घर पे कोई चीनी-वीनी उधार लाई हुई थी तो चलो देके आ जाता हूँ।" माँ समझ जाती है, हाँ, बेटे के लड्डू फूट रहे हैं। क्या है? ये बचपन की यादें थी, बचपन की बात थी। आजकल ब्लिंकिट, ज़ोमैटो, ठीक है, ये इतने सारे ऐप आ गए हैं कि जहाँ पे इंस्टेंट डिलीवरी हो जाती है, किसी से माँगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, मार्केट तो बहुत ही आना-जाना आम हो गया है। ठीक है, अभी भी होता है। हाँ, अभी कम होने लग गया है, अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई है ना संसाधन की, तो इसलिए। तो सेंस ऑफ स्मेल का काम करता है, कौन करता है? नोज़ करता है, नोज़ के पास में सेंस ऑफ सेंसरी रिसेप्टर होते हैं आपके ऑल्फैक्शन के, या फिर हम कह सकते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होते हैं, और ये आपको सेंस प्रोवाइड करने का काम करता है। चलो जी। और क्या काम करता है? ये आपका स्पीच में मदद करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना? साउंड को बोलने में। मैं जो बक-बक कर रहा हूँ, ये आप सुन पा रहे हैं, सुन कानों से पा रहे हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, इसमें बॉडी के बहुत सारे सिस्टम जो है, बहुत सारे ऑर्गन जो है, उनका पार्टिसिपेशन है। उसमें कुछ और बात थी। हाँ, ब्लिंकिट में 10 मिनट डिलीवरी, बिल्कुल। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन लैरिंग्स की। लैरिंग्स जो है इसको अपन वॉइस बॉक्स के नाम से जानते हैं। ये आपका वॉइस बॉक्स है। ये प्राइमरी सबसे पहले जिम्मेदार ये रखता है, ये साउंड को प्रोड्यूस करने में मदद करता है। ठीक है। यहाँ से क्या हुआ कि आपके लैरिंग्स और लैरिंग्स के बीच में यूँ समझिएगा कि इस तरीके की 2 पट्टियाँ बाँध रखी हैं, और 2 पट्टियाँ जो है उसमें गैप कितना है, ये गैप कंट्रोल करता है कि आपको साउंड कैसा बुलवाना है। अब क्या करते हैं, आपसे फोर्सफुल एक्सपायरेशन किया जाता है। जब आपके लंग्स के अंदर से एयर जो बाहर की तरफ निकलती है, ये बाहर की तरफ जा रही है, तो ये जो आपकी पट्टियाँ रहती हैं ना, जिनको अपन वोकल कॉर्ड के नाम से जानते हैं। इनको वोकल कॉर्ड कहते हैं क्यों है? इसीलिए कहते हैं कि ये साउंड के प्रोड्यूस में मदद करता है, साउंड के प्रोडक्शन से। तो वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करती है, उनके वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है। तो अब यहाँ पे मैटर ये करता है कि जो वो आपके वोकल कॉर्ड के फाइबर है, वो कितने लूज़ है और वो कितने तने हुए हैं, इसके हिसाब से टोन डिसाइड होता है ना? इसके हिसाब से वॉल्यूम डिसाइड, आपका कितना फोर्सफुली आप बोल रहे हैं और आवाज़ तीखी है कि मधुर है कि ये आवाज़ जो है, देखा होगा लड़कों के अंदर और लड़कियों में यही फ़र्क होता है। लड़कों के अंदर जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है, वो इस वोकल कॉर्ड को थोड़ा-सा मोटा कर देता है और आवाज़ थोड़ी-सी भारी-भारी सी आती है। लेकिन लड़कियों की आवाज़ थोड़ी सुरीली होने की वजह है कि इनके अंदर जो आपका लैरिंक्स है, उस पे टेस्टोस्टेरोन का प्रभाव नहीं है। इसलिए आराम से समझ रहे थे आपको? लेकिन लड़के हाँ, हम आपको ऐसा कह रहे थे। आवाज़ भारी-भारी क्यों है? मर्दाना जैसी आवाज़ क्यों हो जाती है? टेस्टोस्टेरोन की वजह से हो जाती है। वहीं पे फीमेल के अंदर जो है आवाज़ सॉफ्ट होने की वजह टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, वो एब्सेंट होता है। ठीक है। लैरिंक्स का प्राइमरी रोल है। लैरिंक्स के बाद की बात करें और कहाँ है? और ऊपर की तरफ जाके जब आप फेरिंग्स की तरफ, फेरिंग्स के बाद में फिर आपका नोज़, फिर आपकी ओरल कैविटी हो गया। इवन जो है आपके ये चिक्स का, लिप्स का, नोज़ का, टंग का, इन सब का इन्वॉल्वमेंट होता है। और इसकी सहायता से फाइनली फिर क्या बनता है आपका स्पीच, एक साउंड निकलता है और फिर आप बोलते हैं, हाय कैसे हैं आप? समझ रहे थे आपको? गुड। नेक्स्ट बात करें, ये मेंटेन करता है आपका एसिड बेस बैलेंस का। एसिड बेस बैलेंस कौन मेंटेन करता है? ये भी आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम करता है। इस बात में भी देखिएगा क्या है कि जब हम एसिड बेस की बात करें तो आपका जो ब्लड है उस ब्लड की पीएच कितनी रहती है 7.35 से 7.45। ये आपकी ब्लड की नॉर्मल पीएच रहती है। अगर 7.35 से कम होता है तो वो कंडीशन आपकी एसिडोसिस कहलाती है। अगर ये 4-5 से ज्यादा होता है ये कंडीशन आपकी अल्कैलोसिस कहलाती है। ठीक है, इतनी ही आपकी न्यूट्रल रहती है। अगर आपकी 7.35 से 7.45 के बीच में है तो ही जो है ये नॉर्मल आंकड़े में रहती है। ठीक है, चलो अब देखिएगा। हाँ, हेलो हाउ आर यू? बिल्कुल सही बात है। हाँ, अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जब भी एसिड जिसके अंदर क्या रहता है हाइड्रोजन आयन ज़्यादा रहते हैं, अल्कलाइन जो कि आपके हाइड्रोजन आयन के विपरीत रहते हैं, जिसमें आपके बाइकार्बोनेट आयन्स रहते हैं। ठीक है? बेसिक आयन जो बेस जो आपको न्यूट्रलाइज़ करने का काम करते हैं, दोनों अपोजिट काम करते हैं। यहाँ पे एसिड बेस इंबैलेंस जब होता है तो बॉडी के अंदर कंपनसेटरी ऑर्गन पाए जाते हैं 2। एक रहता है आपका लंग्स और एक होती है आपकी किडनी। ठीक है? लंग्स फॉर टेम्परेरी टाइम एंड रीनल सिस्टम इज़ टेकिंग यस बिल्कुल। सर काफ़ी लड़कियों की भी भारी आवाज़ होती है। हाँ, हो सकता है रेयरली ऐसा होता है। ठीक है? अब देखिएगा यहाँ पे फोकस करते हैं। एसिड बेस इंबैलेंस के अंदर सबसे पहले जो प्राइमरी इफेक्ट होता है, वो प्राइमरी रिस्पॉन्स जो करता है वो आपका लंग्स करता है। क्योंकि लंग्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का काम करता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है जब आपकी बाहर जाती है तो ये पानी के साथ मिलकर जाती है, मतलब वेपोराइज़ होके जाती है। तो इस हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं? वोलेटाइल हाइड्रोजन के नाम से आते हैं। वोलेटाइल का मतलब क्या है? जो पापा की परी की तरह से उड़ने वाला जो रहता है ना, ऐसे उड़ता-उड़ता जाता है, वोलेटाइल हाइड्रोजन। मतलब आपकी गैस के साथ में मिलके जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में मिलके जा रहा है, ये वोलेटाइल हाइड्रोजन है। कार्बोनिक एसिड बनाता है। कार्बोनिक एसिड जो रहता है आपका, यह पोटेंशियल इसका पावर काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अगर ब्लड के अंदर कोई भी प्रकार का एसिड बढ़ रहा है, तो उस इमरजेंसी कंडीशन में लंग्स का क्या काम होता है? ये हाइपरवेंटिलेट करता है और क्या करेगा? फटाफट से ब्रीथ आउट कर देगा, कार्बनिक एसिड को बाहर निकालेगा, CO2 एंड H2 को मिलाएगा और बाहर आउट कर देगा। जिससे एक बार के लिए मामला बैलेंस हो जाए। बाद में देखा जाएगा कि कौन सा एसिड बढ़ा था और उस एसिड को कैसे निपटा जाएगा। वैसे ही आपकी किडनी भी रिस्पॉन्ड करती है। कैलकुलोसिस वाली कंडीशंस है, तो कैसे रिस्पॉन्ड किया जाए? किडनी भी रिस्पॉन्ड करती है, ठीक है? लेकिन किडनी रिस्पॉन्ड करने में टाइम लेती है। विथिन सेकंड लंग्स रिस्पॉन्ड करता है, लेकिन कुछ आवर से लेके कुछ दिनों तक का टाइम ले सकती है आपकी किडनी, समझे? तो ये एसिड बेस को बैलेंस करने का काम करते हैं कि बॉडी के अंदर अगर एसिड ज्यादा हो गया या बेस ज्यादा हो गया। अगर बेस ज्यादा हो गया तो CO2 को रोक लेगा, आपकी ब्रीथ को कम कर देगा, CO2 ज्यादा रुकेगी, एसिड रुकेगा तो बेस को कंपेंसेट कर देगा। और अगर एसिड ज्यादा हो गया तो हाइपरवेंटिलेट करेगा, ब्रीथ को बाहर निकालेगा, CO2 बाहर निकलेगा, CO2 के साथ में आपका वाटर जो है वो सैचुरेट होकर बाहर निकलेगा, वोलेटाइल हाइड्रोजन बाहर जाएगा, तो इससे आपका एसिड बॉडी से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है? ज्यादा टाइम लेती है किडनी, कम टाइम लेता है। फास्ट कंपल्सिटी काम किसका रहता है? लंग्स का रहता है। अगला काम ये मेंटेन करता है बॉडी के वाटर लेवल को। आप जानते हैं जब आप बात करते हैं, ठीक है? तो आपको पता नहीं चलता, है ना? कुछ बॉडी से वाटर लॉस भी होता है। इनसेंसिबल वाटर लॉस को अपन कहते हैं। लंग्स भी आपका इनसेंसिबल वाटर लॉस करने का काम करता है। क्योंकि जब भी आपको एक्सपायरेशन करने का काम करता है, तो उसके दौरान में CO2 पानी के साथ मिलके जा रही है, H2 के साथ मिल जाती है, इनसेंसिबल वाटर लॉस भी होता है। इस तरीके से बॉडी के वाटर बैलेंस को रेगुलेट करने का भी काम करता है। उसके अलावा हीट बैलेंस करने में मदद करता है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है? ये कुछ काम थे आपके प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है ना? जब हम बात करें रेस्पिरेटरी ट्रैक की, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। एक हो जाती है आपकी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और एक हो जाता है आपका लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक से डिवाइड करने का काम कौन करता है? तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि लोअर बॉर्डर कौन सी? यस, लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकोइड कार्टिलेज। क्रिकोइड कार्टिलेज किसका पार्ट रहता है? आपके लैरिंक्स का पार्ट रहता है और लैरिंक्स जो है जिसको अपन वोकल कॉर्ड के नाम से जानते हैं। इस लैरिंक्स में एक समझने वाली बात है, लैरिंक्स लैरिंक्स में आपका थायराइड कार्टिलेज रहता है। थायराइड कार्टिलेज का प्रोमिनेंट पार्ट होगा जिसको हम क्या कहते हैं? एडम सर्कल के नाम से जानते हैं। ये टेस्टोस्टेरोन की वजह से मेल में ज्यादा प्रोमिनेंट रहता है। इसके जस्ट नीचे की तरफ एक सिगमेंट रिंग शेप का रहता है आपका क्रिकोइड कार्टिलेज। ये क्रिकोइड कार्टिलेज की खास बात है, क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्रिकोइड कार्टिलेज आगे की तरफ में कैसा होता है? यस, स्किन से 500, लंग से 600 टू 800, यूरिन से 1500 एंड स्टूल में 100 बहुत अच्छे हैं। चलो, तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि क्रिकेट के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आगे की तरफ में जो है कैसा रहता है? ये नैरो और पीछे की तरफ में ब्रॉड रहता है। रिंग शेप का होने का मतलब क्या है? गोल मटोल रहता है पूरा। आगे की तरफ छोटा रहता है, पीछे की तरफ थोड़ा सा ये बड़ा स्ट्रक्चर रहता है क्रिकेट कार्टिलेज। इस क्रिकेट कार्टिलेज की जो लोअर बॉर्डर है वहां से शुरू होता है
आपका लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में कौन कौन आता है आपका नोज एंड नेजल कैविटी, उसके बाद में कौन आ गया आपका फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद में कौन आ गया आपका लैरिंग्स, और लैरिंग्स का कौन सा कार्टिलेज, क्रिकोइड कार्टिलेज, क्रिकोइड कार्टिलेज की लोअर बॉर्डर, और वहां से स्टार्ट कौन हो गया आपका लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक का ऑर्गन कौन सा आपका ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद में ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद में आपकी कौन आ गई एलोलाई या मोटा कंपोनेंट की बात करें, उसके अलावा कौन आ गया आपका लंग्स। ये किसके अंदर आते हैं, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आते हैं। अब एक समझने वाली बात ये है कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में अगर कोई भी इरिटेंट प्रेजेंट है ना, कोई भी अगर इरिटेंट प्रेजेंट है तो ऐसी कंडीशंस में क्या होगा, आपका एक रिफ्लेक्स प्रोड्यूस होगा, और इस रिफ्लेक्स को क्या कहेंगे अपना, इस रिफ्लेक्स को कहेंगे स्नीजिंग, स्नीजिंग रिफ्लेक्स कहते हैं। ठीक है, कौन रेगुलेट करता है रिफ्लेक्स को, मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वो इसको रेगुलेट करने का काम करता है। कोई भी इरिटेंट सब्सटेंस अगर प्रेजेंट हो, कोई फॉरेन बॉडी प्रेजेंट हो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में, तो आप जो फोर्सफुल एक्सपेंशन करोगे उससे यहाँ पे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रेशर लगेगा और उस प्रेशर से आप स्नीज करोगे, स्नीजिंग जिसको अपन कहते हैं। ठीक है, एज यूजुअल अगर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में अगर कोई इरिटेंट अगर आपका प्रेजेंट है तो उसमें आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा कौन सा रिफ्लेक्स स्टिमुलेट करवाएगा, कफिंग रिफ्लेक्स स्टिमुलेट करवाएगा। ये जो कफिंग रिफ्लेक्स है और स्नीजिंग रिफ्लेक्स है, इनका प्राइमरी मोटो क्या रहता है कि कैसे भी करके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो भी, ये हिचकी नहीं है, हिचकी की कहानी अलग है। ठीक है, हिचकी एक अलग रिफ्लेक्स है जिसको अपन हिकअप कहते हैं। आंछी कहना चाह रहे हो क्या, हाँ लोअर के अंदर क्या रहता है, आंछी, बिल्कुल आंछी जो है स्नीजिंग। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें इनका रिफ्लेक्स का मोटो क्या रहता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा के पास मैसेज पहुंचता है कि आप ऊपर वाले रास्ते में या नीचे वाले रास्ते में कुछ ना कुछ कोई ना कोई भागा में मनाया हुआ है, तो फिर वो इनिशिएट करता है, डायफ्राम के पास मैसेज भेजता है, फोर्सफुल आपको क्या करता है, एक्सपेल्शन करवाता है। इससे क्या पर्पस क्या रहता है, कैसे भी करके उस इरिटेंट को रिमूव करना, एक्सपेल आउट करना। राइट, हिकअप जो है कब आता है, जब आपका डायफ्राम इरिटेट होता है तब, यस तब होता है आपका हिकअप। कब, जब आपका डायफ्राम, और डायफ्राम कब इरिटेट होता है, इसको सप्लाई करता है फेरेनिक नर्व, तो जब फेरेनिक नर्व आपका ज्यादा सप्लाई करेगा इसको डायफ्राम को, और ये फेरेनिक नर्व जो है मोस्टली इरिटेट हो जाता है कब, जब आप स्पाइसी फूड वगैरह खाते हैं या खाना बहुत तेज खाते हैं। ठीक है, कुछ एक ऐसे इफेक्ट रहते हैं जैसे तेज तेज खाना खाना या फिर स्पाइसी फूड खाना, तो ऐसे कंडीशंस में आपका फेरेनिक नर्व जो है ज्यादा इरिटेट होता है। जब इरिटेट होता है डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन कराता है, डायफ्राम का बार-बार कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसकी वजह से आपको हिकअप आती है, आप हिकअप आती है, आप कहते हो अरे जीवड़ा कोई ना कोई तो याद कर रहा है, तो आपको कोई याद नहीं कर रहा है, याद का कनेक्शन इससे बिल्कुल भी नहीं है। मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि सोचने वाले ने क्या बनाया होगा, भगवान जाने। एक और चीज है ना ऐसे बोली जाती है कि जब कभी भी ऐसा होता है कि आपने भरपेट खा लिया या आपने ज्यादा स्पाइसी फूड खा लिया और उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी गैस्ट्रिक इरिटेट करता है, और उसकी वजह से आपको क्या देखने मिलता है, गैस्ट्रिक कंटेंट वापस आता है किसके अंदर, आपके इसोफेगस के अंदर। गैस्ट्रिक कंटेंट का इसोफेगस में आना क्या कहलाता है आपका, ये जीईआरडी इसको अपन कहते हैं, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स कहते हैं। ठीक है, अलग अलग जगह इसको अलग अलग नाम की गुचल की आ रही है, अलग अलग आप शायद भी कुछ बोलते होंगे। ये जैसे आता है तो एक बात पक्की है, पक्की है क्या है कि जब खाना गया था स्टमक में तब तो बढ़िया था, जैसा आपने खाया था है ना, वैसे ही नॉर्मल जैसा भी हो सकता है, लेकिन जब खाना वापस आएगा तो ऐसे वाला कंटेंट जब वापस इसोफेगस में आएगा तो ऐसी कंडीशंस में क्या होगा, आपके यहाँ पे जलन होगी, और जब आप जलन होगी तो पता नहीं दिमाग लगाने लगा है कि कोई क्या कर रहा है, गाली दे रहा है। किसी के पास इतना क्या टाइम है कि वो गाली देगा, समझ रहे हैं, ऐसा होता है ना। हाँ, जब हिचकी आ रही तो कोई याद कर रहा है, और जब कोई रिगर्जिटेशन हो जा रहा है तो कोई गाली दे रहा है। ऐसे कॉन्सेप्ट है आपकी साइड भी, या फिर ये जैसे जम्मू में साइड पाए जाते हैं बस, कार्डिनल साइन ऑफ हर्ट, दिस हर्ट पायरोसिस को अपन कहते हैं। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे बात करते हैं अपर रेस्पिरेटरी एयरवे की। अपर रेस्पिरेटरी एयरवे में सबसे पहला ऑर्गन जो रहता है नोज रहता है। नोज एक प्रकार का सेंसरी ऑर्गन है आपका। कैसा ऑर्गन है, सेंसरी ऑर्गन है। ये क्या काम करता है, सेंस ऑफ स्मेल का काम करता है। राइट, बोलते हैं नहीं बोलते हैं, गाली वाली नहीं है सर हमारे यहाँ। अच्छा, तो फिर क्या बोलते हैं, कुछ ना कुछ तो कॉन्सेप्ट हुआ होगा ना, अलग जगह कुछ ना कुछ लॉजिक लगाते हैं वो। हाँ, तो सेंसरी ऑर्गन है, सेंस ऑफ स्मेल का काम करता है आपका नोज। उसके अलावा और अगर अपन बात करें, ठीक है, तो नोज मदद करता है आपका स्पीच में भी, है ना, साउंड के प्रोडक्शन में भी मदद करता है आपका नोज। कहते हैं ना कुछ लोग, ये तो नूना बोलता है, नूना नाक से बोलता है, मैं जो ऐसे क्या मतलब ये सब बिल्कुल भी नहीं होता है। सुने आप लोगों ने, कुछ लोग ना सच में ऐसे बोलते हैं, उनका नोज का साउंड इतना ज्यादा होता है, और वो ऐसे बोलते हैं, मैं आपको आज ऐसे समझाना था कि हम जो है नोज पढ़ रहे हैं, और नोज के अंदर जो है सेंसरी ऑर्गन होता है नोज। यहाँ पे क्या है ना कि सेंस ऑफ स्मेल का काम करता है, और सेंस ऑफ स्मेल के अंदर जो फर्स्ट नंबर का क्लीनर होता है ना, वो जो आपका ऑल्फैक्टरी नर्व होता है। ऐसा अगर उनका ऐसे नोज पकड़ ले, नोज पकड़ कर बोलने को बोले तो बहुत सारे साउंड अलग ही साउंड करेगा, समझ पाए। तो वैसे ही अलग अलग जगह के अलग अलग रिस्पॉन्ड है, हाँ नेजल स्पीच को कहते हैं। ठीक है, तो ये नोज का भी रोल रहता है आपके साउंड के प्रोडक्शन में। उसके अलावा और क्या क्या बातें रहती है नोज के रिगार्डिंग, तो कुछ स्पेसिफिक बातें जिक्र करते हैं। बाकी नोज के बारे में बहुत सारी बातें हैं कि बोन कौन कौन सी रहती है, तो बीच में वोमन बोन होती है, साइड की तरफ जो है वो आपकी नेजल बोन रहती है, इंफीरियर नेजल कौन सा रहता है। इन सारी बातों का सेंस नहीं, हम काम काम की बातें करते हैं। काम काम की बातों में नोज के अंदर और इंपॉर्टेंट है कि अगर नोज से ब्लीडिंग होने लगे, नोज से क्या होने लगे, ब्लीडिंग होने लगे, तो उसको अपन एपिटेक्सिस के नाम से जानते हैं, है ना, एपिटेक्सिस जिसको नेजल ब्लीडिंग के नाम से जानते हैं। क्योंकि नोज के अंदर दो प्रकार के फ्लैशेस पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं, दो प्रकार के फ्लैशेस पाए जाते हैं। किसके फ्लैशेस है ये, या कि ब्लड वेसल्स के फ्लैशेस है, समझ पा रहे हो। हम्म, आपको सब पता है कौन कौन बोलता है ना, बढ़िया। एक एंटीरियर फ्लेक्सस पाया जाता है, एक आपका पोस्टीरियर फ्लेक्सस पाया जाता है। एंटीरियर फ्लेक्सस जो रहता है इसको अपन केसल बच्चर फ्लेक्सस के नाम से जानते हैं, पोस्टीरियर को अपन वुड रूफ फ्लेक्सस के नाम से जानते हैं। वुड रूफ फ्लेक्सस एंड केसल बच्चर फ्लेक्सस। केसल बच्चर जो है आपका मोस्ट कॉमनली देखने मिलता है, ये आपका रेयरली इफेक्ट होता है। इसमें जब भी इंजरी होती है तभी आपको एपिटेक्सिस होगा, जो कि मोस्ट कॉमनली ऐसा होता है, पर ये लेस डेंजर रहता है, लेस डेंजर रहता है। यहाँ पे अगर बात करें वुड रूफ, तो वुड रूफ आपका मोर डेंजर रहता है। ये रियली डैमेज होता है, पर अगर हुआ तो ऐसी कंडीशन में ब्लीडिंग ज्यादा होगी। जब ये एपिटेक्सिस हो तो क्या करना है, लीन फॉरवर्ड पोजीशन देनी होती है, पीछे की तरफ बैठनी है। पहले ऐसा कांसेप्ट होता था, जब बचपन में नहीं पता था कि एचएल नाम की कोई चीज होती है, स्टमक के अंदर पाया जाता है, किसी को भी नहीं छोड़ता, सबको तोड़ने का काम करता है। ऐसा पता होता तो ऐसा नहीं करते। बाकी पहले जैसे कट लग जाता था, कट लगने के बाद प्राइमरी एफर्ट ये होता था, अच्छा वो खून लॉस हो रहा है, और खून हमारी बॉडी से निकल रहा है, खून बॉडी में वापस से जाना चाहिए, एक तरीका क्या कर लो, शक्ल। जब ऐसा कर लोगे तो बॉडी से बाहर जाएगा नहीं, बड़े विशेष टाइप के लॉजिक होते हैं हमारे माइंड के। जब बाहर निकल वापस घूम के आएगा तो नहीं, इसे लॉस हुआ ही नहीं, ऐसा। पर कौन समझाए, यार किसी जब आपके स्टमक के अंदर गई तो एचसीएल को टुकड़े 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 कर दिया, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे लीन फॉरवर्ड पोजीशन देनी होती है। उसके अलावा 10 मिनट तक क्या करना होता है, आपके नोज को कंप्रेस करके प्रेस करके रखना होता है। उसके अलावा आइस थेरेपी यूज कर सकते हैं, ठीक है, आइस क्यूब एंड और इन चीजों का, करेक्ट।
जस्ट 5 टू 10 मिनट जो है फ्रेश करके रखना होता है सब पार्ट ऑफ नोज को। बहुत बढ़िया। नोज के अलावा और नोज में काम की पॉइंट की बात करें तो क्या है, ये आपकी जो नेजल कैविटी है, इस नेजल कैविटी के आगे तरफ तो नॉस्ट्रिल होता है, लेकिन पीछे वाली ओपनिंग को किस नाम से जानते हैं? कोहना के नाम से जानते हैं। नोज आपका पीछे की तरफ नेसोफेरिंक्स में ओपन होता है। किस में ओपन होता है? नेसोफेरिंक्स में ओपन होता है। और यहाँ पे नोज में विशेष समझने वाली बात क्या है? हाँ जी। तो यहाँ पे क्या रहता है, ये ओपनिंग वाला पार्ट रहता है, इसको अपन कोहना के नाम से जानते हैं। और अगर ये कंजेनिटली ये ओपनिंग कैसे थी, अगर बंद रही तो उसको अपन कोएनल अट्रेसिया के नाम से जानते हैं। कोहना ओपनिंग नेजल कैविटी पोस्टीरियरली ओपन होती है नेसोफेरिंक्स में बाय कोहना, ओरल कैविटी ओपन होती है बाय फ्यूसिस। ठीक वैसे यहाँ पे अगर कंजेनिटल ब्लॉकेज उसको अपन क्या कहते हैं? कोएनल अट्रेसिया के नाम से जानते हैं। यस, आइस पैक अप्लाई करते हैं फॉर फेशो कंस्ट्रक्शंस। बहुत बढ़िया। उसके अलावा एक क्वेश्चन मेरा आप लोगों से कि नोज के अंदर जो आपकी म्यूकोजा है ना? ये म्यूकोजा किस टाइप की पाई जाती है? कौन सा एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है? ये आप लोग बताओ। हम बात करते हैं नोज के काम की। काम क्या है? नोज आपका ह्यूमिडिफाई करने का काम करता है। ह्यूमिडिफाई का मतलब क्या है कि ये आपके एयर को वेपराइज करने का काम कर रहा है। वेपराइज कैसे करता है, इस बात को समझते हैं कि नेजल कैविटी में जानबूझ के नेजल कैविटी को बहुत बड़ा डिवाइड कर दिया। आगे तरफ तो छोटा है, लेकिन पीछे तरफ से टर्मिनेट बना दिए ताकि एयर पूरे नोज के अंदर सप्लाई करे। और सारी जगह पे व्यवस्था क्या कर रखी है? बढ़िया वाली म्यूकस मेम्ब्रेन है, अच्छी वाली ब्लड सप्लाई जो है कर रखी है। जब ये एयर आएगी उस म्यूकस मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आएगी, साथ में गॉबलेट सेल लगा रखी है, तो वहां पे आपको एयर को क्या कर देगा? ह्यूमिडिफाई कर देगा। मतलब एयर जो इसको मॉइस्ट किया जा रहा है। ड्राई एयर अंदर जाएगी तो आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन को डैमेज कर देगी। इसलिए कभी भी ऑक्सीजन जो है वो ड्राई ऑक्सीजन डिलीवर नहीं की जाती पेशेंट। ऑक्सीजन का जो सिलेंडर आपने देखा होगा उसके साइड में क्या रहता है? एक ह्यूमिडिफायर रहता है जिसमें पानी भरा रहता है और एयर पहले इसमें जाती है, फिर यहाँ पे एक गीत गाती है कि बुलबुला रे बुलबुला, और यहाँ इस बुलबुले से फिर वापस बाहर की तरफ आती है, फिर पेशेंट के पास में जाती है। अगर वॉल पे भी सेक्शन वाला देखा, सॉरी वॉल पे भी ऑक्सीजन वाला पोर्ट देखा है, तो उसमें भी नीचे तरफ आपका एक पोर्ट रहता है, ठीक है, जिसमें क्या रहता है? आपका पानी रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि इसको ह्यूमिडिफाई किया जाता है क्योंकि ड्राई O2 जो है आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन को क्या कर देगी? डैमेज कर देगी। सूडो स्टेरिफाइड सिलेटेड कोलुमनार एपिथेलियल टिश्यू। बहुत बढ़िया जी। तो कौन सी म्यूकस पाई जाती है? पीएस, सूडो स्टेरिफाइड कोलुमनार एपि, है ना? सिलेटेड कोलुमनार एपिथेलियल टिश्यू। बहुत बढ़िया। सूडो स्टेरिफाइड का मतलब क्या है? दूर से देखने पे ऐसा लगता है कि मानो लेयर डबल है, पर ऐसा नहीं है। टिश्यू जो रहते हैं पिलर लाइक सेल है। कोलुमनार एपिथेलियल टिश्यू का मतलब है पिलर सेल है, पर पिलर कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं, इसलिए दूर से देखने में ऐसा लग रहा है लेयर कितनी है? डबल है, पर ऐसा नहीं है। उसके साथ में इनकी फ्री बॉर्डर पे क्या प्रेजेंट है? सीलिया प्रेजेंट है। ये कहां पाया जाता है? आपका सूडो स्टेरिफाइड सिलेटेड कोलुमनार एपिथेलियल टिश्यू नोज में पाया जाता है, नेजल कैविटी में पाया जाता है, नेसोफेरिंक्स में पाया जाता है, इंक्लूडिंग बात करें लैरिंक्स के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो एटलीस्ट 3-4 सेक्टर याद रख लो। नोज, नेजल कैविटी, ये आपका नोज जो रहता है, आपकी बॉडी की एक डिमांड है कि आप चाहे किसी भी एनवायरनमेंट में ब्रीथ इन कर रहे हैं, ब्रीथ आउट कर रहे हैं, पर प्राइमरी फोकस रहना चाहिए आपका कि हमें एयर एक ही टेंपरेचर पे चाहिए, ना तो ठंडी एयर चाहिए ना वार्म एयर चाहिए। इसलिए एयर को एक फिक्स टेंपरेचर पर कन्वर्ट करने का काम करता है नोज का। उसके अलावा ये फिल्टर करता है इंस्पायर्ड एयर को। इंस्पायर्ड एयर को फिल्टर करने की जब हम बात करते हैं तो इस फिल्टर करने के लिए इसमें कुछ मैकेनिज्म लगे होते हैं। सबसे पहले बात करें कि फाइन हेयर पाए जाते हैं आपके नोज के अंदर। उसके बाद में आपकी सीलिया पाई जाती है, और उसके अलावा फिर जो आगे जाते हैं वो आपके लंग्स के अंदर जा सकते हैं, लेकिन लंग्स में काम करती है आपकी डस्ट सेल। ठीक है, तो मोर देन जो 10 माइक्रोमीटर के जो डायमीटर के डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं वो आपकी कौन फिल्टर रोकने का काम करता है? रोक लेते हैं। और 2 टू 10 माइक्रोमीटर वाले जो आप पार्टिकल्स रहते हैं वो कौन रोक लेती है? सीलिया रोक लेती है। और उसके बाद में जिनका लेस देन 2 माइक्रोमीटर वाला डायमीटर रहता है वो आपके लंग्स में पहुंच सकते हैं, और लंग्स में उनका सामना होता है आपकी डस्ट सेल से, और डस्ट सेल होती है वहां पे फेगोसाइटोसिस का काम करती है, उनको क्लियर करने का काम करती है। ऐसा होता है 3 प्रकार का। नेजल म्यूकोसा के अंदर जो है फाइन हेयर, उसके अलावा सीलिया, सीलिया जो आपका रहता है उसके नीचे आपकी गॉबलेट सेल रहती है। कैसी सेल रहती है? गॉबलेट सेल, या हम कह सकते हैं म्यूकस सेल पाई जाती है, और ये म्यूकस सेल क्या सीक्रेट करती है? म्यूकिन या म्यूकस का सीक्रेट करती है। म्यूकिन या म्यूकस का सीक्रेट करती है। म्यूकिन या म्यूकिन क्या करता है? आपका म्यूकस या आपकी नेजल कैविटी को लुब्रिकेट करने का काम करता है, और लुब्रिकेट होने की वजह से क्या होगा? फायदा रहेगा कि जो भी डस्ट पार्टिकल्स होंगे वो डस्ट पार्टिकल्स को आपका कैच कर लेगा। ठीक है, विशेष पॉइंट ये है कि आपकी जो सीलिया पाई जाती है, सीलिया का मूवमेंट कैसा होता है? ये हमेशा वन साइडेड मूवमेंट करती है। वन साइड मूवमेंट होता है सीलिया का, और ये सीलिया का मूवमेंट क्या होता है? टुवर्ड आउटसाइड की तरफ रहता है, आउटवर्ड की तरफ मूवमेंट रहता है इसका। ठीक है, जैसे नोज की बात करें, नोज में ये जो सीलिया जो भी होंगे इनका मूवमेंट होगा बाहर की तरफ होगा, ताकि जो भी इरिटेंट वगैरह है, जो भी डस्ट पार्टिकल्स है, उनको बाहर की तरफ एक्सपेल आउट कर सके। लंग्स के अंदर कभी वो सीक्रेशन लाने की कोशिश भी करे तो सारे सीलिया का मूवमेंट ऐसे ऊपर की तरफ फेंकने का होता है ताकि सीक्रेशन को बाहर की तरफ निकाला जा सके। वन साइडेड मूवमेंट होता है। ठीक है, यस। जो आपकी नेक्रोफेज जिसकी बात करें डस्ट सेल जो रहती है, ये आपकी टाइप 3rd सेल होती है, एलोलाई के अंदर पाई जाती है, फेगोसाइटोसिस का काम करती है। नोज, नोज और नोज के बाद अब बात करते हैं फाइनली किसकी? साइनस की। साइनस जिसको अपन पैरानेजल साइनस के नाम से जानते हैं। पैरा पैरानेजल साइनस। पैरानेजल साइनस जो है इनका भी एज यूजुअल काम सेम ही रहता है। कैसी है? ये भी एक ही आपकी हैलो कैविटीज रहती है, और खोखली है। कौन सा है? बोन के अंदर स्पेस पाया जाता है। कहां प्रेजेंट रहता है? बोन के अंदर। फेशियल बोन जो रहती है आपकी, है ना, एनाक्रेनियल बोन, उसके अंदर पाया जाता है, खोखली जगह है। होलो कैविटीज पाई जाती है, इसको अपन पैरानेजल साइनस के नाम से जानते हैं। इनका भी काम क्या होता है? ये भी आपके एयर को ह्यूमिडिफाई करने का काम कर रहे हैं, वार्म करने का काम कर रहे हैं। साथ साथ में यूं समझिएगा कि कोई कैविटी है उसमें हवा भर गई तो उससे आपका क्या करेगा? वो ऐसे उड़ने की कोशिश करेगी, तो आपका सर जो है वो भी उड़ने का काम करता है, लेकिन उड़ नहीं पाता है। क्यों नहीं उड़ पाता? क्योंकि जो नेक की मसल्स है, आपकी वर्टिब्रल कॉलम है, इन सब ने आपके सर को होल्ड करके रखा है। ठीक है, लेकिन कभी भी इस छोटी सी गर्दन पे इतना बड़ा सर, है ना, जैसे आप लोगों ने कुछ लोग देखे होंगे ना, जो ऊपर से ऐसे यूं फैले 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 नीचे आके देखते हैं एकदम से छोटे से कील की तरह जो लोग होते हैं। सोचिएगा कि कैसे उनके पैर मैनेज करते होंगे उन लोगों को, है ना, वरना गिर ही जाएंगे ना। तो ऐसा ही सीन यहाँ पे अपने ब्रेन का है कि ब्रेन जो है इस तरीके से मोटा पार्ट, जैसे जैसे नेक आई छोटा, फिर ब्रेन बड़ा स्ट्रक्चर, तो ये पार्ट इसको होल्ड कैसे करके रखा होगा? है ना? इसका वजन कैसे नहीं लगता है? वजन लगता है। वजन क्यों नहीं लगने देना? क्योंकि पैरानेजल साइनस जो रहते हैं, या आपकी एयर फिल्ड कैविटी रहती है, और यहाँ पे एयर जो है पैराशूट की तरह काम करती है, इसलिए कभी भी जो है सर का वजन फील नहीं हुआ। समझ रहे हैं चीजों को? ओके, उसके अलावा पैरानेजल साइनस जो है आपकी स्पीच में भी आपकी मदद करते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं पैरानेजल साइनस? बताओ जरा। एयर फिल्ड कैविटीज रहती है, कहाँ है? विद इन द होलो बोन दैट्स सराउंडेड बाय नेजल पासेज एंड प्रोवाइड करती है रिजोनेंस ड्यूरिंग स्पीच, मतलब आपके साउंड के प्रोडक्शन में ये मदद करता है, रिजोनेंस प्रोवाइड करने का काम करता है। अच्छा, इस डायग्राम को कोई भी अपने ऊपर पर्सनल ना लें। ये ऑनलाइन क्लास है और मैं किसी को भी नहीं देख सकता कि कौन कैसा है, और ना ही किसी में व्यक्ति विशेष पे कमेंट कर रहा हूँ। मैं जस्ट मजाक के तौर पे चीजें बता रहा हूँ, तो कोई ऐसा लिंक अप लेके अपने चेहरे के हाव भाव चेंज करने की कोशिश ना करे। मैक्सिलरी होता है, इथेमॉइड होता है, स्फेनॉइड होता है, फ्रंटल साइनस होता है। बहुत अच्छे। लार्जेस्ट कौन सा रहता है? मैक्सिलरी रहता है आपका। बहुत बढ़िया।
ठीक है। पैरा ने आपकी साइनस के अंदर जब इन्फ्लेमेशन हो जाता है उसको क्या कहते हैं, साइनोसाइटिस के नाम से जानते हैं। नेजल के अंदर आपका कॉमन कोल्ड वगैरह हो जाता है जिसमें आपका नोज इफेक्ट होता है, उस कंडीशन में आपको राइनो या देखने को मिलता है, नेजल सीक्रेशन जो है आपकी इंक्रीज हो जाते हैं। नोज के अंदर आपके हिस्टामिन के रिसेप्टर पाए जाते हैं, इसलिए जब भी आपकी बॉडी में कहीं भी इन्फ्लेमेशन हो रहा हो और उस कंडीशन में हिस्टामिन रिलीज हो रहा हो तो हिस्टामिन आपके नोज के पास आएगा, नेजल रिसेप्टर में आपका अटैच होगा और वहां पे भी आपकी नेजल म्यूकोसा को इरिटेट करेगा। नेजल की ब्लड सप्लाई को इंक्रीज करेगा, नेजल के अंदर जो ब्लड सप्लाई की जो आपकी परमिबिलिटी है उसको इंक्रीज करेगा, एक्सुडेट को कलेक्ट करेगा, नेजल कंजेशन करने का काम करेगा। समझ रहे हैं? इसलिए फिर आप देते हैं लिवोसिट्रिजिन या अपन कह सकते हैं एंटी हिस्टामिन जो है ये क्या करेगा, आपका मदद करता है नेजल कंजेशन को रिलीव करने में। समझ पा रहे हैं? उसके अलावा नोज के बीच जो सेप्टम पाया जाता है, अगर सेप्टम आपका डाइवर्ट हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, डीएनएस के नाम से जानते हैं, डेविएटेड नेजल सेप्टम के नाम से जानते हैं, जहां पे लाइनोप्लास्टी करना पड़ता है और सेप्टम को सीधा करके बीच में टेप डाल दिया जाता है, कुछ टाइम के बाद में निकाल दिया जाता है। ये स्मेल जो है लार्जेस्ट रहता है। ठीक है, नेक्स्ट अगली बात हम करते हैं फेरिंग्स की। और फेरिंग्स जो है इस फेरिंग्स के 3 पार्ट होते हैं। आइडियली 12 टू 13 सेंटीमीटर का ये ऑर्गन पाया जाता है। 3 पार्ट होते हैं इसके। कौन-कौन से 3 पार्ट होते हैं? सबसे पहले बात करते हैं अपन कौन सा रहता है, नेजोफेरिंक्स। नेजोफेरिंक्स सेकंड पार्ट जो रहता है इसको अपन कहते हैं ओरोफेरिंक्स। ओरोफेरिंक्स थर्ड पार्ट जो रहता है इसको अपन कहते हैं लैरिंगोफेरिंक्स या इसको अपन हाइपोफेरिंक्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यस डेविड। कहां से कहां तक रहता है आपका, ये समझने वाली बात है। C1 से लेके और C6 तक रहता है। सर्वाइकल वर्टिब्रा, सर्वाइकल वर्टिब्रा के C1 से लेके C6 तक कौन रहता है, आपका फेरिंक्स रहता है। नेजोफेरिंक्स की बात करें तो कहां से आपका C1 से लेके और सब पैलेट तक रहता है। सब पैलेट तक रहने का काम कौन सा होता है, नेजोफेरिंक्स का। ओरोफेरिंक्स रहता है आपका सब पैलेट से लेके, सब पैलेट से लेके और आपका C3 तक। लैरिंगोफेरिंक्स हाइपोफेरिंक्स आपका C3 से लेके और C6 तक, यहाँ पे आपका लैरिंगोफेरिंक्स पाया जाता है। नेजोफेरिंक्स आपकी ओरल कैविटी, नेजल कैविटी, पीछे की तरफ में आपका ये कोहना, यहाँ पे आपका फ्यूसिस, ये आपका नेजोफेरिंक्स है, ये आपका ओरोफेरिंक्स है। तो नेजोफेरिंक्स जो आपकी ओपनिंग किसके द्वारा होती है नेजल कैविटी में, बाई कोहना, है ना। और ओरल की बात करें तो बाई फ्यूसिस, फ्यूसिस की सहायता से क्या होता है, आपका ओपन रहता है। अगली इंपॉर्टेंट बात करें, अगली इंपॉर्टेंट बात करें अगर कि नेजोफेरिंक्स का काम क्या होता है, तो ये आपका रेस्पिरेशन में मदद करता है। मेजर काम क्या होता है आपका रेस्पिरेशन। ओरोफेरिंक्स का मेजर काम क्या होता है आपका डाइजेशन में मदद करता है। मतलब हम क्या कह सकते हैं, फूड एंड फ्लूइड की एंट्री को अलाउ करता है। समझ पा रहे हैं, फूड एंड फ्लूइड की एंट्री को अलाउ करता है। लैरिंगोफेरिंक्स होता है इसका दोनों काम होता है, दोनों का एयर को भी आगे भेजने का काम करेगा, फ्लूइड एंड फूड को भी नीचे भेजने का काम करता है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात है यहाँ की म्यूकस मेम्ब्रेन की, कि म्यूकस मेम्ब्रेन कैसी पाई जाती है। नेजोफेरिंक्स हमने कहा था सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कोलमनार एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। ओरोफेरिंक्स की बात करें तो जैसा ओरल कैविटी में पाया जाता था, ओरल कैविटी में था आपका स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू जो है ये आपका ओरोफेरिंक्स में भी पाया जाता है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू आपका लैरिंगोफेरिंक्स में भी पाया जाता है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू आपका इसोफेगस में भी पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, इसोफेगस के अंदर भी पाया जाता है। एज यूजुअल सेम फ्लो के अंदर चल रहा है, क्योंकि ये सारी वो जगह है जो एक्सपोजर में आती है। और कौन सा एक्सपोजर में आती है, जहाँ पे रिस्क रहता है आपका रीगर्जिटेशन दौरान डैमेज होने का। इसलिए यहाँ की बनावट जो है जानबूझ के कैसे रखी गई है, डबल लेयर की रखी गई है, स्ट्रेटिफाइड रखी गई है। ठीक है, समझ पा रहे हैं चीजों को। लेटरल पार्ट में क्या है, ओपनिंग रहती है, और किसकी रहती है, आपकी स्टेटन ट्यूब की। स्टेटन ट्यूब जो है एक आपकी राइट ईयर से आती है, एक आपकी लेफ्ट ईयर से आती है, और दोनों की ओपनिंग नेजोफेरिंक्स होती है। नेजोफेरिंक्स के भी लेटरल पार्ट में दो ओपनिंग पाई जाती है स्टेटन ट्यूब की। ठीक है, पर क्या है, जस्ट एन के आगे लगा दो, नॉन क्रिटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, चलो जी, तीनों समझ में आए। ये थी नेजोफेरिंक्स की कहानी। फेरिंक्स जो है आपका कैसे शेप का होता है, ये इंपॉर्टेंट एक बात और है, फनल शेप का रहता है आपका, फनल शेप का। और फेरिंक्स का इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इसको अपन फेरिंजाइटिस के नाम से जानते हैं। चलो जी, तो बात करें फेरिंक्स का काम क्या है, पैसेज वे प्रोवाइड करने का काम करता है। रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को कहां रहता है, लोकेटेड बिहाइंड द ओरल एंड नेजल कैविटी के पीछे की तरफ पाया जाता है। ठीक है, डिवाइड होता है नेजोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स एंड लैरिंगोफेरिंक्स अंदर तीन पार्ट में डिवाइड होता है। C1 से सब पैलेट से C3 एंड C3 से C6 तक कौन पाया जाता है, आपका फेरिंक्स पाया जाता है। C6 से स्टार्ट होती है जर्नी कहां की, C6 से लेके और आपका T11 तक। T10 पे क्या करता है, क्रॉस करता है डायफ्राम को इसोफेगस। T11 पे ये आपके स्टमक से जुड़ जाता है। यहाँ वाला स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, आपका इसोफेगस कहलाता है। पर हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका नहीं। और फनल का मतलब होता है कीप नुमा आकृति का, ऐसे कीमे के जैसा ऐसा होता है, और ऐसा ही रहता है ऊपर की तरफ में आपका नेजोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स, फिर जाकर छोटा हो जाता है, इसलिए कीप नुमा स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको अपन फनल शेप का कहते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे अगर अपन ऊपर की तरफ देखेंगे कौन सा स्ट्रक्चर था, ऊपर की तरफ आपका लैरिंगोफेरिंक्स था। लैरिंगोफेरिंक्स हमने कहा था कहां से, C3 से C6। उसके बाद अपना ऊपर वाला स्ट्रक्चर क्या था, उसको बनाया सॉफ्ट पैलेट से लेके और आपका C3 तक कौन था, ओरोफेरिंक्स था। उसके बाद ऊपर की तरफ कौन था, आपका C1 से लेके सॉफ्ट पैलेट तक आपका नेजोफेरिंक्स, आपका ओरोफेरिंक्स, आपका लैरिंगोफेरिंक्स। इस लैरिंगोफेरिंक्स से स्टार्ट क्या होता है, आपका लैरिंग से स्टार्ट होता है। ठीक है, लैरिंगोफेरिंक्स से स्टार्ट कौन होता है, आपका लैरिंग से स्टार्ट होता है। समझ रहे चीजों को। और उसके बाद में स्टार्ट कौन हो जाएगा, आपका ट्रेकिया। ये मैंने काफी नीचे बना दिया स्ट्रक्चर को। ठीक है, लैरिंग्स देन आपका ट्रेकिया, C6 लेके T11 तक आपका इसोफेगस होता है। साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है, एक्स्ट्रा साउंड वेव को भी बाहर करता है। और रेजिस्टेंस ट्यूब जो है स्टार्ट होती है मिडल ईयर से, ओपन होती है नेजोफेरिंक्स के अंदर। बहुत बढ़िया जी, गुड। तो जब आप नोट करेंगे यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर, कि आपका लैरिंगोफेरिंक्स जो है ऊपर की तरफ थोड़ा सा एरिया कवर करता है, उसके बाद में साइड में हो जाता है आपका। देन यहाँ पे जो आपकी कवरिंग रहती है, इसको मैं चाहता हूँ थोड़ा और तरीके से समझाऊंगा आपको। तो यहाँ पे देखिएगा नेजोफेरिंक्स हो गया, फिर आपका ओरोफेरिंक्स हो गया, फिर ये आपका लैरिंगोफेरिंक्स है। ठीक है, लैरिंगोफेरिंक्स में कहाँ से लेके C3 से लेके C6 तक है। ओरोफेरिंक्स में कहाँ से सॉफ्ट पैलेट से लेके कहाँ तक C3 तक है। C1 से लेकर कहाँ सॉफ्ट पैलेट तक आपका नेजोफेरिंक्स है। इस वाले पार्ट में होता है आपका कौन, लैरिंग्स। आइडियली आपकी C4 से लेके और C6 तक कौन होता है, लैरिंग्स होता है। C3 से मैंने बोला कि इसको लैरिंगोफेरिंक्स थोड़ा सा ऊपर की तरफ रहता है, और फिर इस तरीके से कवर करता है C6 तक कौन हो गया आपका लैरिंग्स के पीछे की तरफ रहता है, इसलिए इसको अपन लैरिंगोफेरिंक्स के नाम से जानते हैं। समझ पा रहे हैं चीजों को। फिर यहाँ से आपकी C6 से स्टार्ट एक तरफ तो जर्नी किसकी हुई, ट्रैकिया की।
इसकी भी ट्रैक किया थी, जहां पे आपको सी शेप की रिंग नजर आएगी और पीछे की तरफ स्टार्ट हुआ आपका इसोफेगस। कौन स्टार्ट हुआ आपका? इसोफेगस स्टार्ट हुआ। इसोफेगस आगे जाके कौन से पार्ट पे जुड़ रहा है? T11 पे जुड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे T4 एंड T5 वाले लेवल पे आपका ट्रैक क्या दो पार्ट में डिवाइड होता है ब्रोंकाई के अंदर। समझ रहे चीजों को? हाँ, ठीक है, समझ पा रहे हो चीजों को? चलो नेक्स्ट, अगला स्ट्रक्चर जिसके ऊपर बात करें वो है आपका लैरिंक्स। और लैरिंक्स जो रहता है इसके अंदर की जब हम बनावट करें तो यहाँ पे आपको सूडो स्टेरिफाइड, सॉरी हाँ, सूडो स्टेरिफाइड कोलमनार सिलेटेड कोलमनार एपिथेलियल टिश्यू, सूडो स्टेरिफाइड सिलेटेड कोलमनार एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पाया जाता है? लैरिंक्स में पाया जाता है। और किस नाम से जानते हैं? वोकल कॉर्ड, या फिर अपन कह सकते हैं इसको वॉइस बॉक्स के नाम से, या फिर इसको साउंड बॉक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, लैरिंक्स आपका। लैरिंक्स के अंदर बात करें लोकेटेड कहाँ रहता है? जस्ट बिलो द फेरिंक्स एट द रूट ऑफ टंग से स्टार्ट है। कॉमनली इसको अपन किस नाम से जानते हैं? वॉइस बॉक्स के नाम से जानते हैं। इसके अंदर क्या पाया जाता है? दो पेयर रहती है आपकी वोकल कॉर्ड की, एक रहता है आपका फॉल्स वोकल कॉर्ड, एक रहता है आपका ट्रू वोकल कॉर्ड। इसको समझने से पहले जब अपन बात करें इस लैरिंक्स की, तो ये जो लैरिंक्स का स्ट्रक्चर है देखने में दूर से आपको ऐसा नजर आ रहा है। हमने कहा आइडियल इसकी लोकेशन जो रहती है C4 से लेके C6 के लेवल पे रहता है। इस लैरिंक्स के अंदर क्या पाए जाते हैं? कार्टिलेज पाए जाते हैं, कार्टिलेज पाए जाते हैं। कार्टिलेज से एक वर्ड याद आया और मैं आपको बताना चाहता हूं कि रेस्पिरेटरी ट्रैक में एक बात हमेशा नोट बना के लिख लेना। क्या नोट बना के लिखनी है? कि जैसे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट होता है उसके अंदर नंबर ऑफ कार्टिलेज जो रहते हैं वो ज्यादा रहेंगे, नंबर ऑफ कार्टिलेज क्या रहेंगे? ज्यादा। एंड नंबर ऑफ स्मूथ मसल जो रहेगी आपकी कम रहेगी, स्मूथ मसल रहेगी कम। लेकिन ग्रेजुअली ये नंबर क्या होते जाएंगे? आपके चेंज होते जाएंगे, नंबर ऑफ कार्टिलेज जो है वो डिक्रीज होता जाएगा एंड नंबर ऑफ स्मूथ मसल जो है आपका इंक्रीज होता जाएगा। जब आप एंड छोर पे पहुंचोगे तब तक आपको कार्टिलेज कंप्लीटली गायब हो जाएंगे, स्मूथ मसल ही मिलेगी। स्पेशली कहां? जो आपका रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स रहता है वहां पे आपको कार्टिलेज बिल्कुल भी मिलने वाले नहीं। तो आपकी अपर साइड में कार्टिलेज ही कार्टिलेज मिलेंगे, जैसे लोअर जाओगे स्मूथ मसल के नंबर बढ़ते जाएंगे, कार्टिलेज के नंबर कम होते जाएंगे। ठीक है, चलो अब यहाँ पे फोकस करना है अपने को। बात कर रहे हैं किसकी? कार्टिलेज की। लैरिंक्स के अंदर कार्टिलेज कितने पाए जाते हैं? तो टोटल 9 कार्टिलेज पाए जाते हैं। ये जो 9 कार्टिलेज है आपके, 3 तो रहते हैं पेयर के अंदर और 3 रहते हैं आपके सिंगल। तो जो पेयर में रहते हैं वो डबल हो गए 6, 6 और 3 टोटल कितने हो गए? 9 कार्टिलेज हो गए। 3 पेयर के अंदर कौन सा रहता है और सिंगल कौन सा रहता है? अगर बात करें तो सिंगल में सबसे पहला है आपका एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस जो कार्टिलेज होता है इसको अपन ट्रैफिक फ्लिश के नाम से जानते हैं। ट्रैफिक फ्लिश। ये जो कार्टिलेज रहता है आपका लीफ शेप का कार्टिलेज रहता है, पत्ती के जैसा होता है, लीफ शेप का। और ये कार्टिलेज जो रहता है आपका इलास्टिक का कार्टिलेज है, इलास्टिक कार्टिलेज होता है। ठीक है, यहाँ पे बात करें ये फ्लेक्सिबल है आपका। और इस कार्टिलेज को ट्रैफिक फ्लिश क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक को बंद कर देगा जब भी फ्लूइड एंड फूड का इंटेक करेंगे आप। जब भी एयर को इनहेल करेंगे तो उस दौरान ये रेस्पिरेटरी ट्रैक को ओपन कर देता है, बाकी आपको बंद करने का काम करता है। इसलिए ट्रैफिक फ्लिश अलग काम करता है। इसको क्या कहते हैं अपन? एपिग्लोटिस को ट्रैफिक फ्लिश के नाम से जानते हैं। लीफ, लीफ शेप का होता है। ठीक है, पत्ती के जैसा आकार रहता है, इलास्टिक कार्टिलेज रहता है, ट्रैफिक फ्लिश कहते हैं बिल्कुल। नंबर में कितना रहता है? एक। सेकंड कार्टिलेज की बात करें, थायराइड कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज। थायराइड कार्टिलेज भी नंबर में एक होता है। आपके लैरिंक्स के अंदर आपसे पूछे सबसे लार्जेस्ट कार्टिलेज कौन सा होता है? तो थायराइड कार्टिलेज होता है, सबसे लार्जेस्ट कार्टिलेज होता है। थायराइड कार्टिलेज की अगर बात करें नंबर में आपका एक रहता है, ये चीज देख ली, लेकिन ये मेल के अंदर ज्यादा प्रोमिनेंट रहता है। मेल में क्या रहता है? प्रोमिनेंट रहता है। और प्रोमिनेंट होने की वजह से मेल को इसको अपन क्या कहते हैं? एडम्स, है ना, एडम्स एप्पल के नाम से जानते हैं। एडम्स एप्पल कौन सा? ये प्रोमिनेंट पार्ट रहता है। प्रोमिनेंट मेल में होने की वजह रहता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। क्या रहता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो रहता है उसकी वजह से मेल में प्रोमिनेंट रहता है थायराइड कार्टिलेज। थायराइड कार्टिलेज के अंदर थायराइड नोच पाई जाती है आपकी। और इस थायराइड कार्टिलेज के लेवल पे जो रहता है, थायराइड कार्टिलेज के लेवल पे आपकी जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी रहती है, कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो रहती है, ये दो पार्ट में आपकी डिवाइड होती है। एक आपकी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और एक आपकी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी ग्रुप है। डायरेक्ट जो है आर्टरी लेफ्ट वाली, ये दोनों आपकी और क्या करती है? डिवाइड होती है थायराइड कार्टिलेज के लेवल पे। ऐसा होता है क्या? गलत तो नहीं पढ़ा हूं? कॉमन कैरोटिड डिवाइड होती है इंटरनल और एक्सटर्नल में। कॉमन कैरोटिड आर्टरी और पीछे से आपकी होती है वर्टिबल आर्टरी। वर्टिबल 20% ऐसा कुछ, कैरोटिड आर्टरी 80% है, कुछ परसेंटेज तो है आपका, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। पता है क्या आपको किसी को? पता है कमेंट बॉक्स में बताओ, बाकी जो है अपन आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, तीन रहता है आपका क्रिकॉइड कार्टिलेज। क्रिकॉइड कार्टिलेज जो रहता है आपका, इसकी अगर अपन बात करें, भूल गए? आप भी भूल गए? 80-20, 80% कैरोटिड है पक्का? हाँ, क्योंकि देखो आपकी हिपेटिक आर्टरी एंड पोर्टल वेन, पोर्टल वेन तो 80% करती है, हिपेटिक आर्टरी आपका 20% करती है, ये तो पता है। लेकिन ब्रेन के अंदर भी ऐसा रूल है, कैरोटिड आर्टरी ज्यादा करती है, वर्टिबल आर्टरी आपकी कम करती है। अब याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, छोड़ो। क्रिकॉइड कार्टिलेज जो है इसका शेप कैसा होता है? सिग्नेंट, सिग्नेंट रिंग के शेप का जैसा रहता है आपका। ये एंटीरियरली आपका क्या रहता है? नैरो, ऐसा किस्म रहता है, एंड पोस्टीरियरली क्या रहता है? ये आपका ब्रॉड रहता है। इस प्रकार के कार्टिलेज को क्या कहते हैं? क्रिकॉइड कार्टिलेज कहते हैं। एकमात्र ऐसा कार्टिलेज जो लैरिंक्स को सर्कल फॉर्म में बना के क्या करता है? कवर करने का काम करता है। ठीक है, चलो जी अब यहाँ पे फोकस करें क्रिकॉइड कार्टिलेज की। तो क्रिकॉइड कार्टिलेज की जो लोअर बॉर्डर है, मैं आज माइक्रोग्राफी कर रहा हूँ, दिख रहे हैं क्या आपको? ये लोअर बॉर्डर जो है ये क्या करती है? लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को डिवाइड करने का काम करती है, लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज। नंबर में कितना रहता है आपका? ये भी एक रहता है। चलो अब अपन बात करते हैं 3 पेयर में, जिसमें एक रहता है आपका क्यूनिफॉर्म, ये आपका नंबर में 2 रहते हैं। उसके अलावा कॉर्निकुलेट, ये भी नंबर में कितने? 2। और आर्टिनोइड, आर्टिनोइड ये भी नंबर में कितने रहते हैं? आपके 2 रहते हैं। यूनिफॉर्म कॉर्निकुलेट एंड आर्टिनोइड। आर्टिनोइड के बारे में विशेष किस्म रहता है और वो क्या रहता है कि वॉइस के प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन? आपका आर्टिनोइड कार्टिलेज रहता है।
ठीक है, जैसे कॉर्निकुलेटर हॉर्न से रहता है, यूनिफॉर्म क्लब से रहता है एंड आर्टिनोइड। आर्टिनोइड वॉइस के प्रोडक्शन में से भले आपको याद रहना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर वॉइस के प्रोडक्शन में किसका इंपॉर्टेंट रोल है? अब आर्टिनोइड का रोल है, या आपकी वोकल कॉर्ड को होल्ड करके रखता है, इसकी टेंशन को रेगुलेट करता है और इसीलिए साउंड के प्रोडक्शन में इसका विशेष योगदान रहता है। ठीक है, चलो जी, तो ये तो बात होगी किसकी, आपके 9 कार्टिलेज की, जिसमें 3 पेयर हो गए एंड 3 आपके किसमें आ गए, लेफ्ट। अब जब आप इस लैरिंग्स को देखते हो, तो इसके बीच में क्या पाया जाती है? आपका ग्लोटिस पाया जाता है। ग्लोटिस क्या है? ये ग्लोटिस, ग्लोटिस के ऊपर वाला एरिया जो है आपका सुप्राग्लोटिक एरिया कहलाता है। नीचे वाला एरिया को जब हम क्या कहते हैं? हाइपो या फिर सबग्लोटिक के नाम से जानते हैं। इस पार्ट को अगर सामने की तरफ से अगर देखें तो देखने में कुछ ऐसा नजर आएगा कि 2 फोल्ड आपको जस्ट बीच की तरफ नजर आएंगे, है ना? और कुछ आपको बॉर्डर जो है साइड में रहती है। यहाँ पे जो बीच में जगह रहती है, इसको किस नाम से जानते हैं? बताओ जरा। ये आपका है साइड वाला फोल्ड, ये साइड वाला फोल्ड हो गया। और ये रह गई आपकी इस तरीके से फोल्ड पाए जाते हैं। ठीक है, ये फोल्ड पाए जाते हैं। यहाँ पे जो है इसको अपन वोकल कॉर्ड के नाम से जानते हैं, या फिर आपके ये वोकल फोल्ड कहलाते हैं। साइड वाले जो रहते हैं इसको अपन वेस्टिबुलर फोल्ड के नाम से जानते हैं। वेस्टिबुलर फोल्ड के नाम से जानते हैं। जैसे बीच वाला पार्ट कहलाता है रीमा ग्लोटिस कहलाता है। बहुत बढ़िया। ठीक है, यहाँ पे बात करें रीमा ग्लोटिस का बीच वाला पार्ट, जहाँ से एयर जो है आपकी, जहाँ से एयर आपकी जाती है बाहर की तरफ में, ठीक है, और इससे होते हुए बाहर निकले, कितने फोर्सफुल के साथ में इनको वाइब्रेट किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे जो आपको वेस्टिबुलर फोल्ड है, ये आपके डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में नहीं आता है, इसलिए इसको अपन फॉल्स वोकल कॉर्ड के नाम से जानते हैं। फॉल्स वोकल कॉर्ड के नाम से जानते हैं। ये आपका कांटेक्ट में आता है, इसलिए इसको अपन ट्रू वोकल कॉर्ड के नाम से जानते हैं। ट्रू वोकल कॉर्ड ये एक प्रकार का वोकल फोल्ड है आपका। अब यहाँ पे अगर हम फोकस करें, तो जो आपका पार्ट रहता है वेस्टिबुलर फोल्ड, जिसको फॉल्स वोकल कॉर्ड के नाम से जानते हैं, ये आपका वाल्सवा मैनुअल है ना? वाल्सवा मैनुअल जो रहता है, उसमें आपकी मदद कौन करता है? वेस्टिबुलर फोल्ड करते हैं। लेकिन ट्रू वोकल कॉर्ड जो है आपके वॉइस के प्रोडक्शन में मदद करता है ना? वॉइस के प्रोडक्शन में मदद करता है ये वोकल कॉर्ड। जब एयर यहाँ से बाहर निकलेगी, इन फाइबर को, इन वोकल कॉर्ड को वाइब्रेट करती है और इसके वाइब्रेशन से साउंड बनता है। ये जो आपके वोकल कॉर्ड है, इनके वायर में कितनी टेंशन रहनी चाहिए, खींचे हुए हैं कि लूज पड़े हैं, उसके हिसाब से साउंड भी वैसा ही बनेगा। आप लोगों ने वीणा देखा? वीणा, सरस्वती माता, वीणा ददाती वीणियाम, कुछ सुना है क्या? विद्या ददाती वीणियाम, वीणा। अगर आपके घरों में भी कभी जागरण वगैरह हुए हैं, तो जो गायक कलाकार अगर वीणा लेके आए, तो अपने या फिर आपने गिटार ही देखा होगा। गिटार के अंदर भी जो है वायर जो रहता है आपका, उनको टाइट किया जाता है ताकि साउंड आपका अच्छा आए। ठीक वैसे ही हमें चीजें समझनी है कि अगर यहाँ पे आपकी पिच कैसी चाहिए, आपको साउंड का पिच हाई पिच चाहिए, लो पिच चाहिए, साउंड का वॉल्यूम हाई चाहिए या लो चाहिए, ये बातें मैटर करती है। तो साउंड का वॉल्यूम तो मैटर करता है कि आप कितना फोर्सफुल एक्सप्रेशन करते हैं, वो वॉल्यूम डिसाइड करेगा। और ये जो आपके वोकल कॉर्ड के फाइबर जो है, ये कितने लूज है कि टाइट है, ये आपकी पिच डिसाइड करेगा, टोन डिसाइड करेगा। समझ रहे हैं चीजों को? तो इनको खींचने में और रिलैक्स करने में एक इंपॉर्टेंट कार्टिलेज, जिसका नाम है आर्टिनॉइड, है ना? आर्टिनॉइड कार्टिलेज जो रहता है आपका, इसका विशेष योगदान होता है वॉइस के प्रोडक्शन में। ठीक है, चलो नाउ ओपनिंग बिटवीन ट्रू वोकल कॉर्ड को अपन किस नाम से जानते हैं? ग्लोटिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये आपका पार्ट पूरा क्या कहलाता है? रीमा ग्लोटिस कहलाता है। बीच वाले को क्या कहते हैं अपन? ग्लोटिस के नाम से जानते हैं। ग्लोटिस जहां पे ओपनिंग होता है, ऊपर वाला एरिया सुप्रा ग्लोटिस, नीचे वाला एरिया है ना, सब ग्लोटिस हाइपोग्लोटिस कहलाता है। ग्लोटिस जो बीच वाली ओपनिंग थी, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका कफिंग के अंदर, और मोस्ट फंडामेंटल डिफेंस मैकेनिज्म होता है आपका लंग्स का। कफिंग कैसे रेगुलेट करेगा? फोर्सफुल एक्सप्रेशन कैसे करवा रहा है, कितना फोर्सफुली चीजों को बात करने में मदद कर रहे हो। लैरिंग समझ में आया कि नहीं आया? वो तो नहीं हो रहे आप लोग, बताओ। हो रहे हो तो क्या करूं? बताओ, हो सकता है सभी जन है नहीं ना, तो इसलिए खुश होकर पढ़ो। जिंदगी है, हैप्पी हैप्पी रह के पढ़ना है। पिच टाइटनेस पे डिपेंड करेगा, टोन शेप ऑफ माउथ पे डिपेंड करेगा। गुड। किस तरीके से आप बोलते हो, टोन टोन ठीक कर ले, टोन बोलते बोलते टोन सुधार लो, इसका मतलब आप माउथ का थोड़ा कैसे प्रेजेंट करते हो उसके हिसाब से। तो फिर मान भी लोगे, क्या कर लोगे? नहीं, ऐसा होता है लीफ शेप का इलास्टिक का फ्लैप स्ट्रक्चर रहता है, इलास्टिक कार्टिलेज होता है, कहाँ पाया जाता है? टॉप ऑफ लैरिंग्स में पाया जाता है, इसको ट्रैकिक फिलिस के नाम से जानते हैं। और ख्वाहिश है, देखो ख्वाहिश है आपकी। सारी सुना, क्या क्या सोच रहा हूँ ना? मैंने बोला बुरा ना, क्लोज कर देता है आपकी ग्लोटिस को जब भी आप स्वेलो करते हैं, निकलते हैं उस दौरान। समझ पा रहे हैं चीजों को? इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं? ट्रैफिक पुलिस के नाम से जानते हैं। ट्रैफिक पुलिस। क्यों? चलो, थैंक यू थैंक यू। अब आप कितनी तारीफ करो, मैं यहाँ आज से तो नहीं लेता हूँ, है ना? बाकी मुझे पता है हम कितना खराब करते हैं, पर मैं खराब आज आज की जो फोटो आपको जो बहुत प्यारी लगी है, आज से नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फाइनली लैरिंग्स हमारा कंप्लीट हो, एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक जो रहता है, वो कौन रहता है आपका? ट्रैक डांस वाली, और बाकी तो कहीं और डांस वाली किसी डांस वाली है। और इसोफेगस, आपने क्या कहा था कि C6 और इस तरह भी C6, एक तरफ आपका ट्रेकिया स्टार्ट हुआ था, एक तरफ आपका इसोफेगस स्टार्ट हुआ था। इसोफेगस जाके खत्म हुआ था T11 पे और जाके जुड़ गया था स्टमक से। ट्रेकिया जो है आपका T4 एंड T5 के लेवल पे डिवाइड हो गया था ब्रोंकाई के अंदर। समझ रहे हैं चीजों को? इसलिए ट्रेकिया की लोकेशन की बात करें C6 से लेके आपका T4, और जब हम बात करें इसकी इसोफेगस की C6 से लेके कहां तक होता है? T1 तक रहता है आपका। ठीक है, कपल नहीं कहते उसको। ठीक है, नेक्स्ट बात करें ब्रांचेज ऑफ राइट एंड लेफ्ट मेन स्ट्रीम ब्रोंकाई के अंदर आपका डिवाइड हो जाता है इसोफेगस। नहीं, ट्रेकिया की बात करें, ट्रेकिया आपका कैरिना वाले पॉइंट से। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें ये पॉइंट जहाँ पे आपका ट्रेकिया दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक है आपका राइट और एक है आपका लेफ्ट मेनिस्ट्रीम ब्रोंकाई। तो इस जंक्शन को अपन कैरिना के नाम से जानते हैं। किस नाम से? कैरिना के नाम से जानते हैं। तो ट्रेकिया कहाँ से स्टार्ट हुआ, समझ में आया? इसोफेगस से जस्ट फ्रंट में पाया जाता है, नीचे की तरफ जाके दो ब्रांच डिवाइड हो जाती है। लोकेशन की बात करें C6 से लेके आपका T4 तक का जो स्ट्रक्चर होता है, ये कौन पाया जाता है? ट्रेकिया पाया जाता है। यस, ट्रेकिया का दूसरा नाम क्या रहता है? आल्सो नोन एज, इसको विंड पाइप के नाम से भी जानते हैं। विंड पाइप क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि जस्ट आपके एयर को आगे की तरफ भेजने का काम करता है। समझ रहे हैं? नेक्स्ट, इसमें आपको सी शेप की रिंग पाई जाती है। सी शेप की रिंग जो है आइडियली 16 से 20 नंबर के अंदर होती है, और ये सी शेप की रिंग जो है कार्टिलेज की बनी रहती है।
लेकिन पूरी नहीं रहती, इसलिए सी बोलते हैं, हाफ रहती है, क्वेश्चन से जिसको हम कह सकते हैं अर्धचंद्राकार आकृति, ठीक है। अब जो आगे की तरफ तो सी शेप हो गया, पीछे की तरफ में जो एरिया कवर करता है ये आपकी सी शेप फिटिंग हो गई, लेकिन पोस्टीरियर तरफ जो पाई जाती है इसकी तरफ आपका पता है ट्रैकियलिस मसल्स, जो आपकी ट्रैकियलिस मसल्स होती है, ये मसल्स आपके ट्रैकिया के पोस्टीरियर पार्ट को कवर करने का काम करती है, ठीक है। चलो लेंथ की बात करें, आइडियली आपका 15 सेंटीमीटर के आसपास जो है 12 टू 15 सेंटीमीटर आपकी लेंथ रहती है ट्रैकिया की। ट्रैकिया का काम जस्ट एक ही रहता है कि ये इसको डाइवर्ट है ना, फ्लो को, विंड का जो फ्लो है, एयर का फ्लो उसको आगे भेजने का काम करेगा, और जो आप लंग से आ रही है उसको वापस बाहर की तरफ भेजने का काम करता है। समझ गए? ये सी से रिंग होती है और यहाँ पे बैक साइड की तरफ जो है कवर करता है ट्रैकियलिस मसल्स करती है। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट अपन बात करते हैं मेन स्ट्रीम ब्रोंकाई की। अब मेन स्ट्रीम ब्रोंकाई से पहले एक चीज और समझते हैं, और वो है आपका वेबर लंग्स मॉडल। वेबर लंग मॉडल की बात करें तो उसने आपका ट्रैकियो ब्रोंकियल ट्री को जो है वो डिवाइड कर दिया है, ट्रैकियो ब्रोंकियल ट्री को नंबरिकल के आधार पर डिवाइड कर दिया। वेबर लंग मॉडल के बारे में बात करें, जहां पे आपका ट्रैकिया जो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा था, इस डिवीजन वाले पॉइंट को अपन क्या कहते हैं, कैरिना के नाम से जानते हैं, और इसको अपन 0 नंबर से डिनोट करते हैं। वेबर लंग मॉडल के अंदर ट्रैकियो ब्रोंकियल ट्री जो आपका रहता है, इसमें 0 से 23 नंबर तक स्ट्रक्चर बांटे गए हैं, क्लासिफिकेशन किया गया है ना। ट्रैकियो ब्रोंकियल ट्री का बेस्ड ऑन नंबरिकल वैल्यू टोटल कितना रहता है 0 से 23, जहां पे 0 जो है वो प्रेजेंट करता है आपके कैरिना जंक्शन को, एंड 23 प्रेजेंट करता है आपके एल्वोलाई को, एल्वोलाई को प्रेजेंट करता है, राइट। यस, C6 84 या T5 कुछ भी कह सकते हैं, ये लेंथ जो है आइडियली। हाँ, एनेस्थेसिया के अंदर जो है अर्ली डिसेप्टर कौन सा होता है, कॉर्नियल रिफ्लेक्स, रेट होता है कैर्नियल रिफ्लेक्स, बहुत बढ़िया। कैरिना वाले पॉइंट का जो रिफ्लेक्स होता है इसको अपन कहते हैं कैर्नियल रिफ्लेक्स, और कैर्नियल रिफ्लेक्स जो रहता है ये आपके एनेस्थेसिया के अंदर सबसे लास्ट के अंदर है ना, लास्ट में आपका डिसअपियर होता है, सबसे लास्ट में, और सबसे फर्स्ट में क्या है आपका रीअपियर होता है। सबसे पहले रीअपियर कौन सा होगा, जो सबसे लास्ट में आपका डिसअपियर, सबसे पहले रीअपियर होगा, समझ पा रहे हैं। चलो अब यहाँ पे एनेस्थेसिया में सबसे पहला कौन सा रहता है आपका कॉर्नियल रिफ्लेक्स जो है वो क्या होता है, डिसअपियर होता है। अब यहाँ पे अगर फोकस करें तो कैर्निया वाला जो आपका पॉइंट है, कैर्निया वाले 0 नंबर कहते हैं, एलोलाई को 3 नंबर देते हैं। उसके बाद में ये आपकी पहली ब्रोंकाई जिसको अपन कह रहे हैं राइट ब्रोंकाई एंड लेफ्ट ब्रोंकाई, इनको 1 और 2 नंबर इस तरीके से आगे डिवाइड कर दिया जाता है, आपकी फर्दर फिर डिवाइड होती जाती है, यूं आपके वेबर लंग मॉडल के अंदर जो है डिवाइड कर दिया जाता है। तो यहाँ पे जब हम बात करें कि नंबर 16 जो रहता है जिसको अपन टर्मिनल ब्रोंकियोल्स के नाम से जानते हैं, टर्मिनल ब्रोंकियोल, और टर्मिनल ब्रोंकियोल्स के बाद में नंबर 17 जो रहता है इसको अपन रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स कहते हैं, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स। समझ पा रहे हैं? वेबर लंग मॉडल में नंबरिंग दी गई है, नंबरिंग कितने हैं 0 से लेकर 23 तक नंबर दिया गया है, 0 किसको बोला, कहने वाला पॉइंट पूरा, ऐसे डिवीजन आगे बढ़ता गया, ठीक है। ये सबसे पहले आपकी राइट ब्रोंकाई लेफ्ट ब्रोंकाई, इसको मेन स्ट्रीम ब्रोंकाई कहते हैं। उसके बाद में आपकी लोब अकॉर्डिंग ब्रोंकाई, इसको सेकेंडरी ब्रोंकाई कहते हैं, जहां पे आपका अपर लोब, मिडिल लोब एंड लोअर लोब। उसके बाद में लोब अकॉर्डिंग फिर आपकी फर्दर इसको टर्शियरी ब्रोंकाई कहते हैं। फिर आगे सेगमेंटल ब्रोंकाई, आगे फिर ब्रोंकियोल्स, लार्जर ब्रोंकियोल्स, स्मॉलर ब्रोंकियोल्स, और ब्रोंकियोल्स का भी लास्ट पार्ट में इसको क्या कहते हैं, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। और टर्मिनल ब्रोंकियोल्स के बाद में होता है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स। रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स कौन कहते हैं, नंबर 17, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स कौन कहते हैं, नंबर 16। तो इस टर्मिनल ब्रोंकियोल्स से ऊपर ऊपर वाला जितना भी एरिया रहता है आपका, उस सबको अपन क्या कहते हैं, डेड स्पेस के नाम से जानते हैं, डेड स्पेस के नाम से बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपका एरिया इन्वॉल्व नहीं होता गैस के एक्सचेंज में, वहां पे गैस एक्सचेंज नहीं होता है, जिसको डेड स्पेस कहते हैं। आइडियली आपका 150 ml के आसपास एयर जो है उस डेड स्पेस में रह जाती है। कहां? अबव नंबर 16 टर्मिनल ब्रोंकियोल्स जो है वहां से लेकर ऊपर की तरफ जो है आपका डेड स्पेस रहता है। अब यहां पे अगर बात करें कितना, नंबर 17, नंबर 17 पे कौन है आपका रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, एंड नंबर 23 पे कौन है आपका एलोलाई। ये जो रहता है इसको अपन किस नाम से जानते हैं, इसको रेस्पिरेटरी जोन के नाम से जानते हैं, रेस्पिरेटरी जोन, रेस्पिरेटरी जोन कहते हैं। ऊपर वाला जो डेड स्पेस इसको अपन क्या कहते हैं, कंडक्शन जोन के नाम से जानते हैं। कौन सा जोन है आपका, कंडक्शन जोन। कंडक्शन जोन में क्या नहीं होता, गैस एक्सचेंज नहीं होता, इसको क्या कहते हैं, डेड स्पेस कहते हैं। कितनी रहती है एयर, 150 ml रहती है। रेस्पिरेटरी जोन किसे कहते हैं, जहां पे गैस एक्सचेंज होता है, कहां होता है, नंबर 17, नाम क्या था, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, उससे लेकर नंबर 23 आपकी एलोलाई तक, यहां पे गैस एक्सचेंज होता है, इसीलिए इसको अपन क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी जोन कहते हैं। इसी को अपन पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। पैरेनकाइमा का मतलब होता है फंक्शनल यूनिट, और रेस्पिरेटरी की फंक्शनल यूनिट है एक तरीके से अपन कह सकते हैं, क्योंकि यहां पे गैस एक्सचेंज होता है नंबर 17 से लेकर नंबर 23 तक, ठीक है। रेस्पिरेटरी जोन एंड कंडक्शन जो डेड स्पेस जो है आपका गैस एक्सचेंज इन्वॉल्व नहीं रहता है। समझ में आया? चलो जी, बढ़िया बात है। अब देखिए, अब अपन यहाँ पे बात करते हैं मेन स्ट्रीम ब्रोंकाई, और मेन स्ट्रीम ब्रोंकाई जो है स्टार्ट कहाँ से होती है, कैरिना वाले जंक्शन से। कैरिना वाले जंक्शन की बात, मेन स्ट्रीम ब्रोंकाई की बात करें तो एक रहता है आपका राइट और एक रहती है आपकी लेफ्ट। राइट ब्रोंकाई जो रहता है आपका, एंड लेफ्ट ब्रोंकाई की बात करें तो लेफ्ट वाला ओपन किसके अंदर होगा, लेफ्ट लंग्स में, राइट वाली होगी राइट लंग्स के अंदर। राइट वाली की बात करें तो ये कैसी रहती है आपकी, शॉर्ट रहती है, ठीक है, लेकिन वाइड होती है। लेफ्ट वाली की बात करें तो ये आपकी लॉन्ग रहती है, बट ये शेप के अंदर नैरो रहती है। ये आपकी मोर हॉरिजेंटल रहती है, ये आपकी मोर वर्टिकल रहती है, वर्टिकल रहती है। प्राइमरी सबसे जल्दी अगर कहीं पे ब्रीथ पहुंचेगी, एयर पहुंचेगी, तो वो पहुंचती है राइट, राइट लंग्स के पास में, जो ये थोड़ा बड़ा है। और ये थोड़ी ज्यादा हॉरिजेंटल होने की वजह से भी ज्यादा आपकी अच्छे से ब्रीथ कहां जाती है, राइट लंग्स के पास में जाती है। राइट शॉर्ट होती है, वाइड होती है, लेफ्ट लॉन्ग होती है, नैरो होती है। बहुत बढ़िया। यहाँ पे फोकस करने की बात करें तो ये है कि राइट लंग्स जो है इससे सबसे ज्यादा होता है। राइट के अंदर भी अगर बात करें तो 3 लोब होते हैं, लेफ्ट के अंदर 2 लोब होते हैं, आपका सुपीरियर एंड इंफीरियर, सुपीरियर इंफीरियर, और बीच में मिडिल लोब और पाया जाता है आपका। एक लोब के अकॉर्डिंग और फिर ब्रोंकाई डिवाइड हो जाती है, ठीक है, जहां पे आपकी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, इधर आपकी प्राइमरी एंड सेकेंडरी दो ही रहती है। समझ रहे हो चीजों को? यस, राइट कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर की, बहुत बढ़िया। शॉर्ट रहता है 2.5 सेंटीमीटर, लेफ्ट आपकी कितनी रहती है, 5 सेंटीमीटर की, ये ज्यादा लॉन्ग रहती है। राइट साइड जो है ज्यादा चांसेस रहते हैं इसके अंदर क्या होने के, अफेक्ट होने के। बट ऑब्स्ट्रक्शन लेफ्ट में होता है ना कभी, सीधी सीधी वर्टिकल है ना, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहां जाएगा, स्ट्रेट में जाएगा ना। ऑब्स्ट्रक्शन की सिंपल सी बात, लेफ्ट साइड की तरफ जाना चाहिए,
अर्ली है, हॉरिजॉन्टल है आपका, इजी पाथ पे प्रोवाइड होता है, तुरंत पहुंच जाता है। ऑक्सीजन भी सबसे ज्यादा पहुंचती है राइट साइड की तरफ में, इसलिए मोस्ट आपका माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबिकुलाई जो है वो ज्यादा कहां जाता है, राइट लंग्स में, उसमें भी आपका जाके ऑक्सीजन सबसे अच्छी होती है, ऑक्सीजन कहां होती है आपकी अपर लोब में, इसलिए राइट लंग्स एंड राइट में भी अपर लंग्स को सबसे ज्यादा अफेक्ट करने का काम करता है आपका। ठीक है, चलो, तो एक आपकी वर्टिकल रहती है, एक आपकी हॉरिजॉन्टल रहती है। यहाँ पे राइट ब्रोंकस की बात करें तो स्लाइटली वाइडर रहता है आपका एंड शॉर्ट रहता है 2.5 सेंटीमीटर एंड मोर वर्टिकल देन द लेफ्ट ब्रोंकस। वहीं पे बात करें डिवाइड होता है आपका सेकेंडरी एंड लोबार ब्रोंकाई के अंदर, और सेकेंडरी एंड लोबार ब्रोंकाई की बात करें तो लोब के अंदर रहती है आपकी, लोब के अकॉर्डिंग रहता है। ठीक है, लोब कितना होता है, लेफ्ट के अंदर लोब रहता है आपका 2, राइट में लोब कितने रहते हैं आपके 3 रहते हैं। एंड इन ईच आपको 5 लोब ऑफ लंग्स होते हैं टोटल। 5 लोब कौन-कौन से हो गए आपके, आपके राइट में हो गए 3, लेफ्ट में कितने हो गए 2। अब ब्रोंकाई आर लाइन विद द सीलिया, यहां पे ब्रोंकाई में क्या पाई जाती है, सीलिया पाई जाती है, सीलिया का मूवमेंट क्या रहता है, अपसाइड की तरफ मूवमेंट रहता है आपका। ठीक है, अब यहां पे देखिएगा, यहाँ पे ब्रोंकाई जो है लाइन सीलिया के साथ रहती है, और वो क्या करती है, म्यूकस को आपका प्रोपेल करने का काम, प्रोपेल करने का काम करती है, अपवर्ड की तरफ भेजने का काम करती है, आपके एयरलाइन के अंदर म्यूकस आपका ना जाए अवे फ्रॉम द लोअर एयरवे, और कहां भेजती है, ट्रैकिया की तरफ भेजती है। ये काम किस तरह सीलिया अपवर्ड की तरफ मूवमेंट करने का काम करता है। वेयर इट कैन बी एक्सपोर्टेड एंड swallow, ऊपर की तरफ भेजा, इसके बाद में या तो उसको क्या कर दो, बाहर निकाल दो, या पीछे की तरफ swallow कर दो, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर एंट्री कर दो। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर अपन बात करें ब्रोंकियोल्स की, तो ब्रोंकियोल्स जो है उसके अंदर विशेष बात समझिए कि ब्रांच ऑफ सेकेंडरी ब्रोंकाई है आपका, एंड सब डिवाइड होता है आपका और स्मॉलर टर्मिनल एंड रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स के अंदर फर्दर और डिवाइड होता है। रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स की बात करें तो नंबर 17 पे होता है आपका रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, जहां पे गैस एक्सचेंज का प्रोसेस क्या हो जाता है आपका, स्टार्ट हो जाता है। गैस एक्सचेंज का प्रोसेस क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात है, यहाँ पे क्या रहता है कंटेंट, नो कार्टिलेज। हमने कहा था जैसे आप ब्रोंकस की तरफ जाओगे वहां पे आपकी कार्टिलेज तो गायब हो गई, एंड डिपेंड अपॉन द इलास्टिक रिकॉइल ऑफ लंग्स आफ्टर फॉर पेटेंसी, ओनली स्मूथ मसल्स बचती है यहाँ पे। धीरे धीरे सारे कार्टिलेज जो है वो गायब होते जाते हैं। टर्मिनल ब्रोंकियल्स कंटेंट नो सीलिया, टर्मिनल ब्रोंकियल्स के पास में सीलिया नहीं रहती है, एंड डू नॉट पार्टिसिपेट इन गैस एक्सचेंज। ना तो टर्मिनल ब्रोंकियल्स पास सीलिया होती है, ना यहाँ पे गैस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करता है। गैस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करता है कौन, आपका रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स, जो टर्मिनल ब्रोंकियल्स के जस्ट बाद की तरफ होता है। यस 23 पे कौन रहता है, पहले बार शेक पाया जाता है। बहुत बढ़िया, समझ पा रहे हो चीजों को। ठीक है, टर्मिनल, चलो 645 जय भारत।